जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गढ़ी के उप सरपंच कांग्रेसी नेता सोमलाल यादव की हत्या, विवादित जमीन के सीमांकन के दौरान हुई घटना, एक ही परिवार के लोगों ने घटना को दिया अंजाम। चांगुटोला में पदस्थ एएसआई के खिलाफ कोटवार संघ ने सौंपा ज्ञापन, अभद्रता करने का लगाया आरोप। राजेगांव में ट्रांसपोर्ट संचालक देवा ठाकुर पर 2 युवकों ने किया प्राणघातक हमला, राजेगांव के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त। बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा लाइट ओवरब्रिज, कलेक्टर ने दी सहमति। डिप्टी कलेक्टर से शादी करने की मांग पर अड़ी नैनपुर से आई युवती, 2019 से प्रेम प्रसंग चलने का लगाया आरोप, अधिकारियों की समझाइश पर कलेक्ट्रेट में मचा हंगामा हुआ शांत। बालाघाट नगर में बढ़ते यातायात के दबाव के चलते शहर के विभिन्न मार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरिका ओवरब्रिज सहित अन्य 1-2 ओवरब्रिज को शासन की तरफ से सहमति मिल चुकी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। खैर देर सवेर लेकिन बालाघाट शहर में ओवरब्रिज आगामी समय में बनना तय है। वहीं इसकी अगली कड़ी में बालाघाट नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी स्थित रेलवे क्रॉसिंग में भी लाइट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिसकी कलेक्टर के द्वारा सहमति दे दी गई। आपको बताया कि बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग में भी ट्रेन जाने के दौरान लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। लोगों का जमावड़ा रेलवे लाइन के दोनों ओर लग जाने की स्थिति में दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। ट्रेन जाते ही फाटक खुलने के बाद लोग जल्दबाजी में जाने की फिराक में रहते हैं। रेलवे फाटक बंद रहने से आवागमन वहीं थम जाता है, इसलिए लोगों के द्वारा बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग में भी ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही थी। निश्चित ही बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनने से उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी की जनता को आवागमन करने में काफ़ी सुविधाएं होगी। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ अर्जुन सनोडिया ने बताया कि अभी रेलवे से एक लेटर कलेक्टर को लिखा गया था। बूढ़ी में भी लाइट ओवरब्रिज बनाने का एक प्रस्ताव है। भारत सरकार चाहती है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं उनमें ओवरब्रिज बने। इसी तारतम्य में बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग में लाइट ओवरब्रिज प्रस्तावित है। शासन के द्वारा कलेक्टर से सहमति मांगी गई थी, जिस पर कलेक्टर के द्वारा बूढ़ी में लाइट ओवरब्रिज के लिए सहमति दे दी गई है। कलेक्टर की सहमति के बाद जॉइंट सर्वे होगा तथा उस सर्वे के आधार पर रेलवे पीडब्ल्यूडी अपना ड्राइंग तैयार करेगा। इसके लिए एस्टीमेट होने के बाद शासन से स्वीकृत के उपरांत टेंडर लगाकर कार्य चालू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रिया जल्दी से पूर्ण की गई तो यहाँ छोटा ओवरब्रिज होने के कारण इसका निर्माण कार्य पहले पूर्ण हो सकता है। अभी रेलवे से एक लेटर कलेक्टर साहब को लिखा गया था कि बूढ़ी में भी लाइट आरओबी बनाने का उनका प्रस्ताव है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है तो वो सबको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इसी तारतम्य में बूढ़ी पे भी रेलवे क्रॉसिंग एलिमिनेट करने के लिए लाइट आरओबी उनका प्रस्तावित है और उन्होंने कलेक्टर साहब से अनुमति कंसेंट मंगी थी, सहमति मंगी थी। तो उस हिसाब से कलेक्टर साहब ने आज सहमति भी दे दिया है लाइट आरओबी करने के लिए। तो इसकी अगली प्रक्रिया क्या है? अगली प्रक्रिया जैसे कलेक्टर साहब की सहमति के बाद में ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर रेलवे अपना ड्राइंग तैयार करेगा, पीडब्ल्यूडी अपना ड्राइंग तैयार करेगा, दोनों ड्राइंग इकट्ठी होगी और एस्टीमेट होने के बाद में शासन से स्वीकृति के उपरांत फिर टेंडर लगाकर चालू किया जाएगा। वाराणसी में संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा गुरुवार को विधायक प्रदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचकर श्री जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों की लंबित मांगों को पूर्ण कराने की मांग की गई, जिसमें उपस्थित जनों ने बताया कि मध्य प्रदेश महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षकों की लंबे समय से विभिन्न मांगे लंबित है, जिसके संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर सभी हड़ताल पर है, क्योंकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे कम प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2017 से 2010 के व्यापम परीक्षा से नियुक्त संयुक्त पर्यवेक्षक जो आज तक नियमित नहीं किया गया है। पर्यवेक्षक एवं सीडीपीओ दिनांक 21 से लगातार हड़ताल पर हैं और हमारी मुख्य मांगों में पहली मांग है हमारा ग्रेड पे, जो हमारा ग्रेड पे बहुत ही कम ग्रेड पे है और जो हमारे सीडीपीओज हैं उनका भी ग्रेड पे पूरे भारत में सबसे कम अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश शासन में है। उसके साथ ही जो हमारी
महिला पर्यवेक्षक हमारे साथ में 2007 से कार्यरत हैं संविधा पर, जो कि आज भी उसी संविधा पर कार्यरत हैं और उनको बहुत कम वेतन मिलता है। चूँकि वो शासन का काम पूरा करती हैं तो क्यों ना उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए। और लालबर्रा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा निवासी 107 वर्षीय श्रीमती यशोदाबाई डहरवाल 21 मार्च से लापता थी, जिसकी लाश 23 मार्च की शाम 7 बजे महिला के मकान के समीप स्थित कुएं से पुलिस ने बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशोदाबाई डहरवाल धरपीवाड़ा के वार्ड नंबर 1 टोले में अकेली रहती थी एवं उसके बेटे बहू अपने परिवार के साथ बस्ती में रहते थे और 21 मार्च की शाम तक महिला घर पर थी। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दी, जिससे पड़ोसियों को लगा कि महिला कहीं बाहर गई होगी एवं 23 मार्च की शाम को कोई व्यक्ति जब कुएं के पास अपनी बकरी चरा रहा था तभी उसकी नज़र कुएं के अंदर गई तो उसने देखा कि कुएं में कोई डूबा हुआ है। जिसके बाद आसपास स्थित लोगों व पुलिस को इसकी घटना की सूचना दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणजनों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसकी शिनाख्त 3 दिन से लापता 107 वर्षीय यशोदाबाई डहरवाल के नाम से हुई। जिसके बाद उसके बेटे व परिजनों को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। महिला कुएं के अंदर कैसे गिरी यहां अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कुआं कच्चा था, कुएं के समीप से गुजर रही होगी तो पैर अनियंत्रित होने से कुएं के अंदर गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। सर क्या हुआ पता तो 2-3 दिन से कोई पता नहीं चला था, पर क्या हुआ बकरी चराते चराते आदमी ने जाके देखा, बोले लाश गिरी थी, ऊपर उबली हुई थी, तो उसके कारण कुएं में देखे तो बोले गिड़ गए तो हल्ला हुआ तो सर फिर सब लोग जाके। तो कुआं कहाँ पे था? कुआं सर घर के साइड में था सर। घर का कुआं था? नहीं हाँ सर, बाड़ी कच्चा कुआं? हाँ सर वो टायर बांधे सर और रस्सा वस्सा बांध के बहुत मुश्किल तकलीफ से निकाली सर। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंगेल बैयर की अदालत ने थाना परसवाड़ा के आरोपी राजेश पिता श्री राम शिव ने उम्र 34 वर्ष निवासी चंद्रा निवासी को पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में धारा 498 भारतीय दंड विधान के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड एवं धारा 323 भारतीय दंड विधान के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व आरोपी राजेश शिवने के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पीड़िता के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था। घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में की गई, जहां पर आरोपी राजेश शिवने के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे अपराध में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया। इस मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से पंजाब सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई थी। बैयर थाना के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट से लगे समनापुर मार्ग पर फरसाटोला के पास सुरक्षा श्रमिक सुखदेव परते 23 वर्ष की हत्या करने की जिम्मेदारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी खटिया मोर्चा एरिया कान्हा भोरदेव डिवीजन कमेटी के नक्सलियों ने ली है, जिनके विरुद्ध बैयर पुलिस ने बलवा, हत्या, देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। आपको बताया कि सुखदेव परते मालखेड़ी निवासी सुरक्षा श्रमिक था, जिसकी ड्यूटी वन विभाग के बेरियल में लगाई जाती थी। नक्सलियों को सुखदेव परते पर पुलिस मुखबिर होने का शक था और उन्हें यह भी शक था कि सुखदेव की मुखबिरी के चलते 6 नवंबर 2020 को कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए मालखेड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में महिला नक्सली शारदा और पुज्जे की मौत हुई थी। इसी शक के चलते नक्सलियों ने सुरक्षा श्रमिक सुखदेव की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने इस घटना को 22 मार्च की शाम 6 बजे से 23 मार्च की सुबह 7 बजे के बीच समनापुर मार्ग परसाटोला नहर उमर नाला पुलिया के पास उस समय घटित की, जब सुरक्षा श्रमिक सुखदेव परते अपनी ड्यूटी पर था। नक्सलियों ने मौके पर कुछ पर्चे भी फेंके थे, जिसमें सुखदेव को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसे मौत के घाट उतारने की बात कही है। बैयर पुलिस ने मृतक सुखदेव परते की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। वहीं वन रक्षक दिलीप पिता स्वर्गीय रमेश कुमार दुबे 37 वर्ष निवासी दुर्गा चौक खिरनी जिला कटनी हालवीट परसाटोला मुख्य थाना बैयर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बैयर पुलिस ने सुखदेव परते की हत्या करने के आरोप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी खटिया मोर्चा एरिया कान्हा भोरदेव डिवीजन कमेटी के कमांडर एवं सदस्य के विरुद्ध धारा 302, 148, 149 भारतीय दंड विधान 25, 27 आर्म्स एक्ट 13(1)(a), 13(1)(b), 16(1)(a) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।
बैयर क्षेत्र के गढ़ी में जमीनी विवाद को लेकर यहां के उप सरपंच और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमलाल यादव 65 वर्ष की एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा करते हुए उसकी हत्या कर दी। 24 मार्च को 3 बजे करीब यह वारदात उस समय हुई जब गढ़ी के आवास टोला में एक विवादित जमीन का पटवारी और आरआई के द्वारा सीमांकन कार्य किया जा रहा था। गढ़ी पुलिस ने उप सरपंच सोमलाल यादव की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में सद्दू यादव, उसके भाई हागरू यादव, उनके परिवार की महिलाएं सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला कायम कर जाँच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गढ़ी की आवास टोला में सद्दू यादव का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किया गया। सद्दू यादव के द्वारा जिस जमीन पर मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है उस जमीन का फुलकनबाई मड़ावी के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि यह जमीन उनकी है। इस जमीन विवाद का सीमांकन 24 मार्च को पटवारी और आरआई के द्वारा किया जा रहा था। मौके पर फुलकनबाई मड़ावी के अलावा सद्दू यादव, उसका भाई हगरू यादव, उनके परिवार के लोग मौके पर थे और सीमांकन की कार्रवाई में उप सरपंच सोमलाल यादव भी उपस्थित थे। सीमांकन के दौरान विवाद होने पर सद्दू यादव, उसके भाई हगरू यादव, तिहोरी भाई विजेंद्र यादव, बिहारी लाल और सद्दू यादव की लड़की अनुपा, उषा और सविता ने बलवा करते हुए उप सरपंच सोमलाल यादव को लाठी, बांस के डंडे से मारपीट कर दिया। सोमलाल यादव को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बीच बचाव के बाद गंभीर रूप से घायल सोमलाल यादव को उपचार हेतु बैयर अस्पताल लाया गया, जहां उनके रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, एसडीओपी गौरव पाटिल, गढ़ी थाना प्रभारी सत्यनारायण भगत, उप निरीक्षक कैलाश पटेल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक सोमलाल यादव के लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। उक्त सभी आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव में ठाकुर ट्रांसपोर्ट के संचालक देवा ठाकुर पर 22 मार्च की रात्रि लगभग 8:30 बजे प्राण घातक हमला किए जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर रजेगांव के व्यापारियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मार्च की रात्रि लगभग 8:30 बजे देवा ठाकुर अपने ट्रांसपोर्ट में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी दौरान रजेगांव के ही 2 युवक मुक्का और अतुल पहुंचे, जिन्होंने अपने साथ में लेकर आए हुए लाठी से देवा ठाकुर पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने के बाद दोनों युवक वहां से फरार हो गए। मारपीट की इस घटना से देवा ठाकुर बेहोश होकर नीचे गिर गए थे, जिन्हें लोगों के द्वारा स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया। डॉक्टर के द्वारा देवा ठाकुर की हालत गंभीर पाकर उन्हें रेफर कर दिया गया। देवा ठाकुर का इलाज गोंदिया के हॉस्पिटल में जारी है। ट्रांसपोर्ट संचालक पर हुए हमले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में काफ़ी नाराजगी है। उनके द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से बैठक ली गई। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर बंद कराने जैसा निर्णय लिया जाना भी बताया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि व्यापारियों के साथ गाली गलौज किए जाने जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, लेकिन हमला करने का साहस पहली बार किया गया। हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लग सके। कल रात के 8:15 बजे मुझे शॉप में जब दुकान बंद कर रहा था उसी टाइम पर जानकारी लगी कि ठाकुर ट्रांसपोर्ट के मालिक देवा ठाकुर पर रजेगांव के 2 लड़कों ने कातिलाना हमला किए। और उसके तुरंत बाद जब मैं दुकान में आके देखा तो उन्हीं के यहाँ का बालक बघेले बैठा हुआ था। उसकी पूरी जानकारी लिया मैंने और उसके बाद नरेंद्र बिसेन से फ़ोन पर संपर्क कर पता चला कि घटना लकड़ी लट से मारा गया और काफ़ी हद तक मामला 307 का बनता दिखाई दिया। स्थानीय हम लोग सभी व्यापारी गण और मैं अपनी ओर से और सभी व्यापारियों की ओर से एक दिन का बंद प्रदर्शन की उम्मीद करता हूँ ताकि अपराध पर अंकुश लग पाए और जो इस प्रकार के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर में भी विराम लगे। क्या सर 2 लोग आए और भैया को मार के चले गए। नाम एक को मुका बोलते जी और एक को अतुल। गाली कुछ भी नहीं किया, आए मारे और चले गए। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक मधु भगत गोंदिया के हॉस्पिटल पहुंचे और घायल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद वे व्यापारियों से मिलने पहुंचे और घटना की काफ़ी निंदा भी की। पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि घायल से मुलाकात करने के बाद तत्काल ही एसपी से बात कर इस मामले में हमलावरों को तत्काल अरेस्ट करने की मांग की गई। भाजपा सरकार के राज में मारपीट, गुंडागर्दी, जबरन वसूली की घटनाएं बहुत हो रही है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं यह मामला वसूली का लग रहा है। इस मामले के संदर्भ में किरणापुर थाना प्रभारी से उनके मोबाइल पर संपर्क करने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किए जाने से बात नहीं हो पाई।
लालबरा थाना अंतर्गत 20 वर्षीय युवती ने 35 साल के 3 बच्चों के पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 मार्च को आरोपी 35 वर्षीय जितेंद्र डहरी को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से उसे जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना के अंतर्गत 20 वर्षीय युवती कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ITI कर रही है और 5 अक्टूबर 2020 को युवती अपनी दादी के साथ अपने घर पर थी और उसके मम्मी पापा कमाने के लिए हैदराबाद चले गए थे। तभी रात के समय जितेंद्र डहरी युवती के घर पर पहुंचकर उसे शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता युवक युवती के कमरे पहुंचकर उसके साथ गलत कृत्य करते रहता था। 20 मार्च को जितेंद्र युवती के रूम में पहुंचकर उसके मना करने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। जब युवती के मम्मी पापा को उससे मिलने गए तो युवती ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में उनको बताया, जिसके बाद उनके परिजनों ने लालबरा थाने पहुंचकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले 3 बच्चों के पिता जितेंद्र डहरी पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने फरार युवती की रिपोर्ट पर मानूटोला मौसमी निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र महेश डहरी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376(2) N 506 456 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नरसंस्था निवारण अधिनियम 1990 संशोधन 2015 की धारा 3(1) WI 32V के तहत मामला पंजीबद्ध किया एवं रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 मार्च को जितेंद्र डहरी को न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया गया। कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार की शाम को उस वक्त हंगामा मच गया जब नैनपुर की एक लड़की कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एक डिप्टी कलेक्टर, जिनकी कुछ माह पूर्व ही बालाघाट में पदस्थापना हुई है, उन पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए शादी करने की गुहार लगाने लगी। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक चली लंबी बातचीत के बाद तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद वह लड़की कलेक्टर कार्यालय से रवाना हुई। वह डिप्टी कलेक्टर के द्वारा उस लड़की के साथ किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग होने की बात से एक सिरे से खारिज कर दिया गया और साथ ही कहा गया कि वह लड़की गले पड़ना चाहती है, इसलिए जबरन आरोप लगा रही है। आपको बताया कि यह लड़की नैनपुर की रहने वाली है, जिसके द्वारा डिप्टी कलेक्टर के साथ जान पहचान वर्ष 2019 से होना बताया गया है। डिप्टी कलेक्टर का नैनपुर मामा गांव है, इसलिए कभी कभार वे जाते थे। यह लड़की गुरुवार की शाम को अपनी 2 बहनों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और डिप्टी कलेक्टर से शादी करने के लिए अड़ गए। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में चर्चाओं का दौर व्याप्त हो गया। मामला बढ़ता हुआ देख अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के द्वारा उस लड़की को लंबे समय तक समझाइश दी गई। साथ ही उसके बाद डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन एवं एक अन्य महिला अधिकारी भी पहुंची। इन सभी की मौजूदगी में बंद कमरे में करीब 1.5 से 2 घंटे तक चर्चाएं चलती रही। इस पूरे वार्ता के दौरान लड़की यही बोलती रही कि उन्हें डिप्टी कलेक्टर से शादी करनी है। उनका डिप्टी कलेक्टर से काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग है, जिस पर अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि अगर उनके पास ऐसे कोई प्रमाण हो जिनमें कोई फोटोग्राफ्स या फिर सोशल मीडिया पर बातचीत किया हो तो वह दिखाए, लेकिन वह लड़की ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखा पाई। अपर कलेक्टर श्री मरकाम सहित अन्य महिला अधिकारियों के द्वारा भी लड़की को बहुत समझाया गया, लेकिन इस पूरी बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया और वह लड़की शादी डिप्टी कलेक्टर से ही करना है कहते हुए आक्रोशित भाव के साथ चली गई। कलेक्टर कार्यालय से निकलने के दौरान लड़की ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उसका डिप्टी कलेक्टर से प्रेम प्रसंग था, डिप्टी कलेक्टर से बातें होती थी। ठीक है, ये जो डिप्टी कलेक्टर है जी उनसे मेरी बात होती थी और क्या कहते हैं हम लोगों के जो ये प्रेम प्रसंग थे उनके घर में हमने जाके बात की तो उनके पापा मम्मी ने गेट लगा दिया और हम लोगों पूरे परिवार को धमकी दी कि अगर मेरे घर में आके तुम्हारे घर वाले बात करेंगे तो हम तुम्हारा केस करेंगे। आप कब से जानती हैं इनको? मैं 2019 से जानती हूँ और ये हम लोग सजाती हैं और हम इनके पापा भी मिले थे हमको। कहाँ से रहने वाले हैं? हाँ, मैं नैनपुर की हूँ। आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इनसे? आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इनसे? रीवा में हुई थी और क्या कहते हैं वहाँ पे मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, मेरे को प्रताड़ित किया गया और मेरे को मेंटल इतना टॉर्चर किया गया। आप क्या करती हैं? मैं तो PSC की कोचिंग कर रही हूँ। अभी आप यहाँ पर आए थे, क्या बोले, क्या हुआ? हम लोग क्या कहते हैं इसके पहले मैं एक बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, उस समय आई थी क्या कहते हैं जब शिवराज सिंह चौहान मंडला गए थे, उस डेट के दूसरे दिन आई थी मैं, तो मैंने लेटर दिया था और यहाँ पे मैंने मीडिया से बात की थी। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरी उनसे शादी हो, बस वो मेरे, और उन्होंने सगाई कर ली और अब जाके वो बात कर रहे हैं बैठ के कि आप लोग बात करिए ये और वो ऐसा और वैसा।
मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम खत्म हो गई है। मेरे घर में सबको, मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले सबको पता चल गया है। समाज वाले लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे, और ये अभी आज बोलते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं कर, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरी इनसे शादी हो जाए। वहीं लड़की के द्वारा लगाए गए प्रेम प्रसंग के आरोप के संबंध में चर्चा करने पर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। उस लड़की के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। वह लड़की गले पड़ने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है, जबकि उसके पास ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है। ग्राम कौड़िया मुरझड़ के लोग गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर ग्राम मुरझड़ से लापता हुए 20 वर्षीय युवक मनोज मात्रे को लेकर ग्राम के युवकों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बेवजह परेशान न किए जाने की मांग की। आपको बताया कि धुरेंडी की शाम से मनोज मात्रे लापता है, जिसके बारे में परिजनों के द्वारा आसपास व रिश्तेदारों में पता किया जा रहा है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है, जिससे परिजन भी परेशान हो गए। बुधवार को मरारमाली समाज संगठन के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले और मनोज मात्रे का जिनसे विवाद हुआ था उनसे पूछताछ कर मनोज मात्रे की जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा संदिग्ध युवकों को बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है, जिससे उन युवकों के परिजन भी परेशान हो गए। ग्राम कौड़िया मुरझड़ से गुरुवार को 1 दर्जन से अधिक लोग एसपी कार्यालय पहुंचे, जिनका कहना था कि मनोज मात्रे के गुमशुदा होने पर ग्राम के ही युवक राजा बिरनवार एवं उसके अन्य साथियों पर पीड़ित परिवार के द्वारा शक किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार उन्हें बुलाकर पूछताछ किए जाने से युवक परेशान हो गए। वे भी चाहते हैं कि गुमशुदा युवक मनोज मात्रे का शीघ्र पता चले, लेकिन शक के आधार पर युवकों को जो बार बार परेशान किया जा रहा है वह बंद होना चाहिए। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि रामेश्वर मात्रे का लड़का, क्या नाम बोले उसका, मनोज मात्रे, झुरली के दिन से लापता है, गुमशुदा है। और उस गुमशुदी में संख्या के आधार पर हमारे गांव से हमारे राजा बिरनवार, जयलाल बिरनवार का लड़का और एक लिल्हारे, क्या नाम उसका, सौरभ लिल्हारे, ऐसे 2 लड़कों को संख्या के आधार पर पुलिस जो है प्रताड़ित कर रही है। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि जो बच्चा गुमा है, जो गुमशुदा हुआ है, उसको जल्द से जल्द खोज के निकालें और जो निर्दोष बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशान ना करें।